महिला सुरक्षा से संबंधित जस्टिस वर्मा समिति की रिपोर्ट एक हेडिंग बनाइए। जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट रिलेटेड टू वुमेन्स सेफ्टी। ठीक है, इसमें ये कहा गया है, लिखें द कमेटी सजेस्टेड, समिति ने सुझाव दिया कि दैट इज अ नीड टू मेक द एक्साइटिंग पनिशमेंट्स, एक्साइटिंग को मतलब एग्जिस्टिंग होना चाहिए, एग्जिस्टिंग लिखिए, पनिशमेंट अंडर द लॉज रिलेटिंग टू क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन मोर स्ट्रिंजेंट। समिति ने सुझाव दिया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े कानूनों के तहत मौजूदा सजा को और सख्त किए जाने की आवश्यकता है ना? हाउएवर, हालांकि यद्यपि द कमेटी हैज नॉट सजेस्टेड द डेथ पेनल्टी, हालांकि समिति ने सजाए मौत का सुझाव नहीं दिया है। ठीक है ना, उन्होंने सजाए मौत का सुझाव नहीं दिया। ओके, क्या सुझाव दिया जरा लिखिएगा। द कमिटी हैज सजेस्टेड दैट द अंडर सेक्शन 376(1) समिति ने सुझाव दिया कि धारा 376(1) 376(1) क्लॉज 1 को ब्रैकेट में 376(2)(3) यानी 376(3) the convict should be kept the life imprisonment, यानी कि उम्र कैद दिया जाएगा उनको। समिति ने सुझाव दिया कि धारा 376(1), 376(2) और 376(3) के तहत दोषी सिद्ध को उम्र कैद दिया जाए। और एक बच्चा आता है गैंग रेप, सुने हैं कि नहीं? गैंग रेप में कितने लोग होते हैं? गैंग रेप में हाँ, वो गैंग रेप हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे केसेस में उम्र कैद का प्रावधान है दोषी। हाँ, किसमें ना उम्र कैद नहीं है ना, उम्र कैद नहीं है। रेयर एंड रेयरेस्ट केस में, जैसे बलात्कार है, महिलाओं के प्रति जुर्म है, फिर हत्या है, और हत्या का स्वरूप क्या है, रेयर एंड रेयरेस्ट होता है ना, तो उसमें फांसी की सजा भी हो सकती है, लेकिन उम्र कैद ऐसे नहीं है। असल में ऐसा बच्चा कि जितने भी आपने कानून को देखेंगे, जो सोशल इशूज के कानून होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन है सारे कानून के। कानून में भी जाएंगे तो तरह तरह के मिलेंगे। एक तो जैसे बच्चों को लेकर के, बच्चे, बलात्कार, हत्या, तो यहाँ फांसी, ये रेयर एंड रेयरेस्ट केसेस है। लेकिन यही चीज अगर महिला हो जाए, महिलाएं और बलात्कार, है ना, या चलो मान लो हत्या, इस केस से ये भिन्न है केस, क्योंकि इसमें जो महिला और बच्चे का क्लासिफिकेशन और डिफरेंस है, और यही केवल बलात्कार तक हो किसी महिला के साथ, बाकी कुछ नहीं। ये अलग अलग अपराध की अलग अलग श्रेणियां हैं, तो कोर्ट किसको एक प्रकार से हीनियस क्राइम मानता है। तो कई केसेस में महिलाओं को लेकर के एक सॉफ्टिकेटेड जो एटीट्यूड था वो पुरुषों पे छोड़ा गया था। असल में देखो यार, भावनाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है, अभी भी हम लोग मानते हैं कि हर पुरुष महिलाओं के बीच ही बड़ा होता है ना।
आचरण के सदाचार की आवश्यकता तुलनात्मक पुराने पीछे चले जाएं कि तुलना में आज के समाज को ज़्यादा है। देखो, संयुक्त परिवार आचरण के स्वयं पाठशाला थे। खेती बाड़ी वाले परिवार जो थे, आपकी हरकतों पर कोई न कोई किसी न किसी की दृष्टि पड़ जाती थी। गांव जो है पूरा एक कुनबा था। गांव के एक एक बच्चे को गांव का कोई दूसरा व्यक्ति अच्छी तरह जानता था। और कार्य करने के क्षेत्र, स्थान, सबकी बड़ी मतलब एक लिमिट थी। मतलब कहाँ स्कूल है, कहाँ खेत है, कहाँ कौन क्या काम कर रहा है, कैसे कहाँ जाना है, कहीं आना है, नहीं जाना है, ये सब चीज़ें थी। आपने देखे होंगे कि जब जंगल था ना, तब लाशें नहीं मिलती थी उतनी जितना अब बड़े बड़े करोड़ों के घरों में लाशें मिलती हैं। शिकारी जंगल में नहीं है, शिकारी खेत खलिहान गांव में नहीं है, यानी हत्यारे वहां नहीं है। हत्यारे बड़े बड़े करोड़ों के बिल्डिंगों के अंदर हैं, अच्छे अच्छे फ्लैट में रहते हैं, अच्छी गाड़ियों से चलते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये परिवर्तन क्यों हुआ? आचरण कहाँ मिला? सदाचार कहाँ मिला? स्वभाव कहाँ मिला? कहते हैं भारत भावनाओं का देश है। भावनाएं कहाँ हैं? भावनाएं कहाँ हैं बताइए? जो हमारा बदलाव आया, चाहे जहां बदलाव आया, कम ज्यादा जिम्मेदार तो कुछ चीजें हैं ना, अगर ये पनपी हैं तो। भाई पहले लोग कम पढ़ते लिखते थे, 40-50 लोगों के परिवार में रहते थे, हर बुरी हरकत पे किसी न किसी नजर पड़ी जाती थी। गांव से आप गांव में प्रवेश करिए, गांव का आदमी पहले ही बता देता है वो आ रहा है, जैसे खुश होते थे कि शहर से आ रहा है। वो सबको चाचा ताऊ फलाना ढिमका नमस्कार करते अपने घर पहुंचता था। तो हमने जो बदलाव लाए, चाहे शहर में, शहरी ही बदलाव कहेंगे हम, उद्योगों में बदलाव, शहरों में बदलाव, आर्थिक बदलाव, सामाजिकी बदल दिया, सामाजिकी बदला, हमारा आचरण स्वभाव बदल गया। तो जो हत्याएं जो है खुलेआम, लोग जहाँ होना चाहिए, जो जिससे जहाँ डरना, आज जंगलों में खेतों में डर नहीं है। आज डर वीरान जगहों पे नहीं है, भरपूर शहरों में है। तो समाज तो बदल ही गया है ना। अगर समाज बदल गया है तो उस बदलाव के साथ इस बहाव को भी महसूस कीजिए। हाँ, हमारे पास क्या नहीं है, हम चाहते तो क्या नहीं हो सकते, लेकिन क्या हुआ के चक्कर में क्या होना चाहिए था, जो साथ था, उसको हम छोड़ते चले गए। लड़का शादी कर लेगा तो माँ बाप छोड़ देगा। हाँ, लड़का शादी किया तो माँ बाप छोड़ दिए, शहर आया तो गांव छोड़ दिया। क्यों? तो शहर हमारा गांव छोड़वा देता है, शादी हमारा परिवार छोड़वा देता है, और विकास हमारा विचार छोड़वा देता है। तो भैया विनाश के कतार में तो हम खड़े ही हैं। और कौन सा माई का लाल जो है इतना बड़ा इंसान बन गया कि इन विचारों को त्याग करके, इनको अपना करके एक साफ सुथरी जिंदगी जी सकता है? नेवर, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। शहर के साथ गांव होना चाहिए, विवाह के साथ परिवार होना चाहिए, और विकास के साथ विचार होना चाहिए। अगर इसका संयोजन सही है तब तो जिंदगी पटरी पर है। अगर इस संयोजन में गड़बड़ी है तो गाड़ी कहाँ पलट जाएगी और मुंह कहाँ टूट जाएगा, आपको आइडिया भी नहीं। आप किसी भी शहर में चले जाओ, किसी भी शहर में, किसी भी शहर में, कितनी भी दोस्ती हो, कितनी भी यारी हो, कितना भी याराना हो, लेकिन भरोसा कर सकते हैं इस पर हमें संदेह रहता है।
और आप अपने गांव से, अपने परिवार से और अपने विचार से कितने भी दूर चले जाओ, लेकिन वापस आओगे तो सबसे ज्यादा भरोसा वहीं पाओगे। और भरोसे में जिंदगी ठीक चलती है और धोखे में जिंदगी घुट जाती है। तो शहरों ने हमको भरोसा कम करना सिखाया और गांव भरोसे से ही भरे थे। परिवार भरोसे की का प्रतीक है। बाकी जो हमने समाज विकसित किया उसमें धोखाधड़ी भी शामिल है। और माता पिता से लेकर के परिवार द्वारा मिले आचरण संस्कार हमारी ताकत थे, लेकिन हमने गाड़ी मकान दुकान को अपना ताकत बना करके एक ऐसा रास्ता अपना लिया जिसमें जब फंसे, उस ट्रैप में आए तो फिर फंसी रह गए, बचे नहीं। इसलिए हम हमेशा एक बात कहते हैं कि चाहे आपको नौकरी मिले ना मिले, पढ़ाई इसलिए कीजिए क्योंकि पढ़ाई रोज काम नहीं आती है। लेकिन जब दुनिया में बहुत बुरा दिन आएगा, बहुत खराब दिन आएगा, आपके हिस्से में बहुत दिक्कतें आएंगी, तो पढ़ाई आपका हाथ पकड़ के उठा लेगी ऊपर। ये मैं दावे से कह रहा हूं। इसलिए आपने देखे होंगे कि जो लोग बड़े व्यवसाय करते हैं, बड़े बिजनेस करते हैं, बड़े आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, अगर वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं तो जब वो फंसते हैं तो उनका सुरक्षा कवच नहीं होने से फंस ही जाते हैं। लेकिन पढ़ा लिखा आदमी चूंकि उस स्तर तक फंसता नहीं है, क्योंकि वो जानता है, कई चीजों को नियंत्रित करके चलता है, लेकिन फंसता है तो वो चूक वहां पर उसकी पढ़ाई उसको संभाल लेती है। हम कोई गलत काम करने जाएंगे, हमारी पढ़ाई हमको रोक लेगी। हम चोरी करने का मन बनाएंगे, हमारी पढ़ाई हमको रोक लेगी। तो पढ़ाई नियंत्रण का एक बेहतर उपाय है, इसलिए इसको सिर्फ नौकरी तक न सीमित रखा जाए। आप समझे ना, नौकरी तक। इसलिए गांधी जी से बात करो, टैगोर से बात करो, अंबेडकर कौन सी पढ़ाई करके डॉक्टरेट करके नौकरी कर रहे थे? हा? कौन सी यूनिवर्सिटी खोल लिए वो, कौन से स्कूल में पढ़ाते रह गए? अरे पढ़ाई करो यार, पढ़ाई हमारी आचरण है, पढ़ाई हमारे युवावस्था का एक प्रकार से कह सकते न्याय है। नहीं जवानी क्या करोगे? लिखिएगा, दिस कमेटी हैज रिकमेंडेड adding a new section 376(1) under which the responsibility of administrative or military officers in the case of sexual offences, administrative or military officers in the case of sexual offences will also be fixed. इस समिति ने एक नई धारा 376(1) को जोड़ने की सिफारिश की। उसी में क्लाज और बढ़ाया, ए वैसे था 376(1) कर लो, जिसके तहत यौन अपराधों के मामले में प्रशासनिक या सेना के अधिकारी की जिम्मेदारी भी तय होगी। दिस कमेटी नेक्स्ट हैज रिकमेंडेड प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट अंडर सेक्शन 375, 376 and 509 from 7 years to 20 years. फ्रॉम 7 years to 20 years। इस समिति ने धारा 375, 376, 509 के तहत सजा के प्रावधान को 7 साल से लेकर 20 साल तक करने की सिफारिश की। 20 साल तक, है ना। इसने बच्चा नाबालिग की उम्र बदलने की बात कोई बात नहीं कही थी। नाबालिग की जो एज थी उस पर कोई इसका नहीं था। द कमेटी डिड नॉट रिकमेंडेड एनी चेंज। द कमेटी डिड नॉट रिकमेंडेड एनी चेंज इन द एज ऑफ माइनर। समिति ने नाबालिग की उम्र में बदलाव की कोई सिफारिश नहीं की।
इसमें इस समिति ने और भी जो बातें बताई, जैसे किसी को धमकी दे रहे हैं, भाव भंगिमा है, उसका पीछा करना, किसी लड़की का पीछा करना, इस सब के लिए भी बोला था कि कुछ सजा का प्रावधान होना चाहिए, है ना। ये सब कोई ऐसा नहीं है, सिफारिश नहीं। इस पे पार्लियामेंट में बहुत डिस्कस भी हुआ था। शरद यादव का नाम सुने होंगे, है ना। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि अगर लड़के लड़कियों का पीछा नहीं करेंगे विवाह कब करेंगे। ये उसका कमेंट था। तो बोले पीछा करने को आप अपराध नहीं कर सकते। जैसे इस पर भी चल रहा था कि ताकना भी अपराध है, घूरना भी, उसमें भी कह रहे थे कि 20 सेकंड अगर घूर लिया तो अपराध है। तो बोले ये कौन बताएगा कि 20 सेकंड घूरे हैं, है ना। 20 सेकंड अगर घूर रहे हैं तो अपराध हो जाएगा, पीछा कर रहे हैं तो अपराध हो जाएगा। तो उसमें आया कि भाई पीछा अगर कोई कर रहा है, अगर वो कह दिया कि नहीं हमारा घर भी इधर ही था और हमको क्या मालूम है लड़की जा रहे हैं, हम भी जैसे सब जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं, मुकर गए। और दूसरी चीज़ है कि असल में क्या होता है ना कि कोई भी क्राइम जो है ना बिना इंटेंशन के क्राइम माना नहीं जाता है। जैसे अगर आपका कोई हाथ पकड़ लिया तो हाथ पकड़ लिया, ये आपका राइट है कि वो नहीं पकड़े, लेकिन अगर उसका इंटेंशन क्राइम नहीं है तो हाथ पकड़ना ही क्राइम नहीं हो जाएगा। हो सकता है वो कहे कि ये गिर रही थी हमने पकड़ लिया, ये जा रही थी उधर दरवाजा था हमने कहा भाई इधर से चलो। आपने देखे होंगे कि क्राइम हमेशा इंटेंशन से होता है, ठीक है ना। क्राइम में आपका इंटेंशन है कि नहीं क्राइम का। लिखें, द सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड दीज ऑर्डर ऑन ए PIL। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश एक जनहित याचिका में जारी किए, PIL, in which it was said that the court has given order in 2013 एक जनहित याचिका जारी की जिसमें कहा गया था कि कोर्ट ने 2013 में ही in 2013 regarding female fetus and sex ratio 2013 में ही भ्रूण हत्या और लिंगानुपात लेकर आदेश दिए थे, बट द गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी एक्शन ऑन इट। लेकिन सरकारों ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया। अब एक लाइन लिखिए, भारत में बच्चों के संरक्षण में बेहतरी हेतु, लिखें मैकेनिज्म लॉज एंड bodies constituted for the protection and betterment of children in India, for the protection and betterment of the children in India। भारत में बच्चों के संरक्षण बेहतरी हेतु तंत्र, कानून व संस्थाएं, आप बॉडीज को इंस्टीट्यूशन भी लिख सकते थे। लिखें, इंडिया हैज मोर देन 16 करोड़ अंडर 5 years, है ना, एंड टोटल अराउंड 30 करोड़ अंडर 14 years। चिल्ड्रेन, मोर देन चिल्ड्रेन। भारत में बच्चों की संख्या 5 साल से कम 16 करोड़ और 14 साल से कम लगभग 30 करोड़ हैं, ठीक है। ये डेटा बेटा अगर नया मिलेगा तो करेक्ट कर लेना। असल में 12 करोड़ के आसपास बच्चे मिड डे मील खाते हैं,
जो सरकारी नियम से अगर देखा जाए तो 4-5 साल के बच्चे स्कूल जाते हैं और करीब 16 करोड़ बच्चे पोलियो का ड्रॉप पीते हैं, तो जो 5 साल से कम उम्र के हैं। तो अगर उसको क्लब कर देंगे तो करीब 30 करोड़ की पॉपुलेशन निकल के आती है कि जो 8वीं तक बच्चे पढ़ते हैं, लगभग 14 साल तक हो जाते हैं 8वीं तक। क्यों? यही उम्र रहती है। तो करीब 28-30 करोड़ बच्चे हैं हमारे पास। लिखें, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, यह संख्या विश्व के किसी भी देश की तुलना में सर्वाधिक है। while the infant mortality rate and maternal mortality rate मैं मृत्यु दर वगैरह की बात कर रहा हूं। लिखें, जबकि भारत में शिशु मृत्यु दर, शिशु तथा मातृत्व, मैटरनल, माता का और बच्चे का, इन इंडिया स्टिल रिमेन अ मैटर ऑफ कंसर्न, अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। लिखिएगा, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया is to promote child right to implementing child oriented। भारत में लोक नीति का मुख्य उद्देश्य बाल अभिमुखी एवं बच्चों के प्रति संवेदनशील नीतियों, by implementing child oriented and child sensitive policies, बच्चों के प्रति संवेदनशील नीतियों, कामा, लॉस, कानूनों, प्लान योजनाओं, प्लान्स कर लीजिए, एंड प्रोग्राम्स और कार्यक्रमों को लागू करके बाल अधिकारों को प्रोत्साहन देना। 12th लास्ट एंड 12th, देखिए 12th एंड लास्ट 5-year प्लान, 5-year प्लान, अप्रोच करके डैश करके लिखिए, सेमी कॉलन लगा के लिखिएगा। ये लास्ट था, इसके बाद कोई प्लान आया नहीं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है, लास्ट था और 12वीं है। उसका क्या अप्रोच था लिखिएगा, चिल्ड्रन शुड बी गिवन पैरामाउंट प्रायोरिटी, बच्चों को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये कहा गया है बच्चा कि जैसे उदाहरण के तौर पे बात करें तो उनको एग्जिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है ही है ना, एग्जिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूरी है ही है। अगर आप इसको इस नज़र से भी देखें कि जो जैसे 18 साल तक के बच्चों को ले लीजिए तो करीब 43-44 करोड़ बच्चे हो जाते हैं। 14 साल तक बोले थे 43-44 करोड़ बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ लोग कहेंगे पढ़ाई है, नहीं। सबसे पहले उनका लालन पालन, पोषण, रहन सहन, खान पान, ये सब हिस्सा है, ठीक है। तो इसमें माना गया कि बच्चे सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई दुर्घटना हो रही है तभी वो शिकार हो रहे हैं। अगर उनको पोषण नहीं मिल रहा है तब भी वो दूसरे तरीके से समझ लीजिए कि एक नए तरीके से कुछ प्रॉब्लम है। इसीलिए हमारे यहाँ देखेंगे HDI की रिपोर्ट को देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, हमारे यहाँ गिरा क्यों मिलता है? हमारे यहाँ गिरा इसलिए मिलता है कि जो 44 करोड़ बच्चे हैं
0 से 18 के बीच, है ना। इन्हीं बच्चों में अगर आप चले जाएं तो जो 12 करोड़ बच्चे प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील खाते हैं, और अगर हमारे देश में हर चौथा व्यक्ति गरीबी या 5वां व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है, तो इसी 44 बच्चों में अगर जाकर देखेंगे, है ना, तो करीब करीब 10 करोड़ बच्चे तो गरीब हैं। इसी में 19 करोड़ लोग अगर भुखमरी के कगार पे हैं, यानी ऑलमोस्ट आप 15% 14% मान लीजिए, तो कम से कम 6-7 करोड़ बच्चे तो भुखमरी के कगार पे होंगे, जो पोषण नहीं मिलने से मर जाते हैं। पोषण नहीं मिलने से उनको कई बचपन में बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ठीक है, तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या करेंगे? 12वीं पंचवर्षीय योजना ने क्या कहा? बच्चे ही प्राथमिकता में, है ना। तो सबसे पहला, जैसे हम लोग हमेशा कहते थे एग्रीकल्चर, सर्विस एंड इंडस्ट्री, हमने इंडस्ट्री को इतना विकसित कर दिया कि एग्रीकल्चर खतरे में चला गया, और आजकल मान मस्तिष्क ऐसा बना दिया कि नौकरी नहीं तो जिंदगी नहीं। क्यों? अब हमको देखे होंगे, पहले गांव में मतलब खेती बाड़ी से सब कुछ हो जाता था, फिर धीरे धीरे शिक्षा तो कम ज़्यादा थी, शहरीकरण को बढ़ावा मिल गया। पहले लोग कहते थे हमें नौकरी की क्या ज़रूरत है, भगवान का दिया सब है, बाग बगीचा है, खेत खलिहान है, हमें नहीं चाहिए नौकरी। और आज अगर नौकरी नहीं है तो ये खेत खलिहान बाग बगीचा ही खतरे में। जैसे मैं उदाहरण दूं कि मतलब किसी चीज़ को खराब करना हो तो उसका नैरेटिव कैसे चेंज किया जाता है। गांव खराब थे, ये किसने कहा? ये शहरी लोगों ने कहा। भाई गांव खराब नहीं थे, गांव अपनी पोजीशन के साथ काम कर रहे थे। गांव कहां से खराब हो गए? लेकिन शहरी लोगों के मिजाज जो बदले तो उनको गांव खराब लगने लगा। अपना काम बुरा नहीं था, लेकिन नौकरी में जो नकदी मिली और जो साफ सुथरे कपड़े रहे, उसने हमारा विचार बदल दिया कि कहाँ यार अपने काम के चक्कर में पड़े हो। और आज जब सैचुरेशन आ गया, शहर कितना बनाओगे? पानी खत्म हो जाएगा, सामग्री खत्म हो जाएगी, सड़क बनाने की जगह नहीं मिलेगी, पेड़ कट जाएंगे, पर्यावरण को लॉस हो जाएगा, हवा पानी लेना मुश्किल है, प्रदूषण हो जाएगा, सांस फूलने लगेगी, 20 बीमारी हो जाएगी। तब आप पहाड़ और गांव आपको लुभाने लगे। यानी कि जब आप चाहें इस गांव खराब कर दें, कह दें, और जब चाहें गांव सही है, तो आपके नैरेटिव पे दुनिया चलेगी क्या? हाँ, सब शहर का पानी बर्बाद कर, चेन्नई चले जाओ पानी नहीं है, को वहाँ चले जाओ जोहानिसबर्ग और अफ्रीका वगैरह में, सब कंगाल हो जाएंगे वो पानी के बगैर। पानी बिन सब सुन। पहले शहर बनाओ, कंपनी लगाओ, इंडस्ट्री बनाओ, उसमें से कचरा निकालो, गंगा में बहाओ, बाद में कहो गंगा बहुत गंदी हो गई। गंगा गंदी हुई कि गंदी की गई? नहीं, आप बताइए। फिर उसके लिए लगाइए गंगा की सफाई, गंगा एक्शन प्लान लाइए, उसमें भी कुछ होना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टैक्स पेइयों का पैसा पानी में मत बहाइए। करना धरना कुछ नहीं, बकवास दुनिया भर का। हाँ, तो कहने का मतलब है कि जब आपने शहर बनाया, सुविधा लिया, तो गांव खराब थे। अब जब यही सुविधाएं सैचुरेटेड होकर आप पर वार कर रही हैं, तो आप लौट चले। तो आप अपने ढंग से हर चीज थोड़ी डिसाइड करेंगे। कुछ कुदरत भी है, कुछ नेचुरल भी है, कुछ नियम भी है, कुछ जीवन के आचरण और सदाचार भी है, ऐसे थोड़ी चलता रहेगा। हाँ, मतलब शहर में कोठियां बना लें और गांव में फार्म हाउस बना लें, काहे भाई? तुम शहर में रहो, गांव वालों को खेती करने दो। फार्म हाउस में क्या बना लिया, को घर बना लिया, जाके वहां मुर्गा पकाते हो और खा के चले जाते हो। क्यों?
पिकनिक स्पॉट हो गए वो, उसी में स्विमिंग पूल बना दिया, मतलब सब सुविधा ले ले, कल सैचुरेटेड हो जाना, कह देना जिंदगी ही बेकार है। अरे हमने शहर बना के गांव खराब कर दिया, हमने फैक्ट्री लगा के नदी में गंदगी फैला दिया, हम कहते हैं नदी बड़ी गंदी है। बट नदी कब से गंदी हो गई? नदी गंदी की गई। गंगा नदी कब गंदी थी भैया, आप बताएंगे? कहेंगे वहां जाते जाते गंगा बहुत गंदी हो जाती है। गंगा गंदी नहीं होती है, गंगा बहुत गंदी की जाती है, समझे ना? तो आज कौन गंदा हुआ? आदमी। आदमी से गंदा आदमी नहीं मिलेगा आदमी से गंदा आदमी नहीं मिलेगा, आदमी से बड़ा विनाशक नहीं मिलेगा, आदमी से बड़ा विध्वंसक नहीं मिलेगा। विचारों में विध्वंस पैदा कर दे, युद्ध कर ले, आदमी से हताश आदमी नहीं मिलेगा, आदमी से बहुरूपिया आदमी नहीं मिलेगा, आदमी से धोखेबाज आदमी नहीं मिलेगा। सब आदमी ने किया है। और दोष, अरे यार जंगल उजड़ गए। अरे कमाल बात है यार, जंगल उजड़ गए कि जंगल उजाड़े गए? यहां कभी बासमती की चावल खेती होती थी, चावल खेती आज भी हो सकती थी, वो तो तुमने रोका उसको। चाय के बागान तुम उजाड़ो, चाय की बासमती की खेती की जगह तुम बर्बाद करो, गंगा तुम गंदी करो, पेड़ तुम काटो, जंगल उजड़ गए। जंगल अपने आप उजड़ रहे हैं। जहां जंगल नहीं काटे गए वो पेड़ लहलहा नहीं रहे। पहाड़ तुम तोड़ो, पहाड़ पे तुम बसो, रिस्क तुम डेवलप कर दो पहाड़ों के लिए। अभी देख रहा था कहाँ जोशी मठ में घरों में दरारें आ गई हैं, आई हैं कि नहीं? तो दरार लाई गई है कि दरार आई है? दरार लाई गई है। क्या समझे? हम लाते हैं यार, क्या बात कर रहे हो? हम लाते हैं। अच्छा फ्रिज आपके घर में आया था कि आप लाए थे? नहीं, फ्रिज आया था, सड़क पर घूम रही थी फ्रिज आपका घर का दरवाजा खुला था, फ्रिज घुस गई। सोफा कौन लाया? आप लाए। अब फिर बैक पेन किसको हुआ? नहीं, बैक पेन आप लाए थे कि हुआ? बैक पेन हम लाते हैं। पिज्जा, बर्गर, मोमो, चाउमीन, हेल्थ को खतरे में डाला है ना, हमने डाला ना। तो भैया चाहे पर्यावरण की बर्बादी हो, चाहे गंगा की गंदगी की बात हो, चाहे शहरों ने जैसे बोला ना गांव को खराब किया, तो विध्वंसक तो हम ही हैं। अरे पहले के टाइम में तो दाता प्रदाता का संबंध था। आदमी एक पेड़ काटता था तो 25 लगा देता था, लगाने की जगह थी ना। अब तो काटने के बाद वहां विकल्प खोज लेता है, लगाने की जगह नहीं है। आप जहां पढ़ रहे हैं ये लीची का बाग है, और अगर इसको एविडेंस देखना हो तो घूम के देख लीजिए, लीची के पेड़ आपको अभी भी मिलेंगे, है ना। तो लीची के पेड़ कहाँ गए? तब लीची म्यूजियम में देखिएगा, जैसे मम्मी नहीं है सुखा के लीची रखी रहेगी, उसको से पानी डाल डाल के आने वाले आपके बच्चे जो है ना लीची खोजेंगे कि लीची किताब में कहीं हमने पढ़ा था। हमने एक बार अपने लीची के पेड़ के नीचे फोटो खिंचाया, तो हमने फेसबुक में डाला था 2 साल पहले, उसका नाम दिया था लचीली लीची लचीली लीची। असल में वो पेड़ के एकदम इतना नीचे तक थी वो कि यहाँ तक लीची लीची थी ऐसे। बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी, हमने फेसबुक में डाल के लिखा लचीली लीची। वो प्रोफेसर कर्नाटक सर हैं, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उन्होंने कहा यार जबरदस्त नाम खोजा आपने, लचीली लीची। कभी कोई क्रिएशन होगा तो एक नाम मिला हुआ है। वो लोग एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के हैं ना। आजकल महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर एंड क्या टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है उदयपुर में, वहाँ के वाइस चांसलर हो गए हैं। तो बोले कि ये इसको जो है कभी लचीली लीची,
बड़ा खूबसूरत नाम, बड़ा कई बार वो संवाद में ये चर्चा की है ना। भाई देहरादून की लीची, यहाँ की लीची, ये तो सब ठीक है, लचीली लीची है ना, वो ठीक है। तो भैया चलो इसको कर लेते हैं पूरे भारत में। अब इसमें हेडिंग बनाओ, कहाँ तक लिखे यार, क्या लिखे थे? 12वीं पंचवर्षीय योजना, यही सब बताया ना, बता दिया ना। तो मैं ये बता रहा था कि जो मानव विकास सूचकांक, वैसे चाइल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स भी हमारे पास एक मजबूत होना चाहिए, चाहे पेयजल की दृष्टि से हो, चाहे हेल्थ की दृष्टि से हो, हाइजीनिक की दृष्टि से हो, इन्वायरमेंट की दृष्टि से हो, यानी कि पोषणता की दृष्टि से हो, शिक्षा की दृष्टि से हो। ये सभी चिल्ड्रन का अनुकूल दशा देने की व्यवस्था है। कई चीज़ हम लिखा नहीं रहे, कई चीज़ हम आपको बता रहे हैं, है ना, समझ तो जा रहे हैं ना।